हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने चलते हैं, उसी सीरीज को आगे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ए वेटलेस रॉड इज एक्टेड ऑन बाय अपवर्ड पैरेलल फोर्स 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इंड ए एंड बी। एक वेटलेस ऑफ रॉड है, क्वेश्चन में मेंशन कहा है कि मेरे पास एक इंड ऑफ कौन सा है, ए है, एक इंड कौन सा मेरे पास बी है। दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक 2 न्यूटन का ए इंड पे और बी पे कौन से न्यूटन का लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है रिस्पेक्टिवली। टोटल लेंथ ऑफ मेरे पास ए से बी तक की क्वेश्चन मेंशन है कि कितना मीटर है, 3 मीटर है। टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन शुड एक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये बोल रहा है कि एक 6 न्यूटन का फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया जाए जिससे ये बॉडी ऑफ मेरे पास इक्विलिब्रियम पे रहे। तो अगर आपको ये चीज मालूम हो कि मेरे पास समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो बॉडी ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस बॉडी को समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो आप देखिए 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन अप साइड का फोर्स और नीचे साइड के फोर्सेस का समेशन 0 है, मतलब ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी बोला है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं ये मान लेता हूँ, एजम्पशंस करता हूँ कि ए से 6 न्यूटन तक की जो डिस्टेंस है वो x है और 6 न्यूटन से b तक की जो डिस्टेंस वो 6 माइनस डिस्टेंस टोटल कितना है, 3 है। तो ये कितना हुआ मेरे पास, ये 3 माइनस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये होगा मेरे पास। अब मुझे अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मैं किसी भी एक पॉइंट या दो पॉइंट को सेलेक्ट करूंगी, किसी भी पॉइंट को, हर पॉइंट में समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितना होगा, 0। तो मैं पॉइंट ऑफ बी को सेलेक्ट कर लिया हूं कि पॉइंट ऑफ बी में समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं ये कहूं कि 6 न्यूटन का फोर्स और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ऑफ मेरे पास कैसा 6 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके बाद इसको ऐड करूं इसके साथ दूसरा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 2 इंटू कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 ओप है मेरे पास, ठीक। ये दोनों के जो मल्टीप्लिकेशंस का एडिशन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूं तो 6 न्यूटन का फोर्स ऑफ मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है और 2 न्यूटन का फोर्स ऑफ मेरे पास जो टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। फोर्स की डायरेक्शन में अगर अपने राइट हैंड के फिंगर को आप कर्ल करते हो तो आपको जो थंब की डायरेक्शन बताएगी वो किसकी बताएगी, टॉर्क की बताएगी। तो एक का टॉर्क ऑफ मेरे पास आउटसाइड है और एक का इनवर्ड है, दो इक्वल और अपोजिट ऑफ टॉर्क होने चाहिए। या फिर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये दोनों का अप्लाइड ऑफ टॉर्क कैसा अपोजिट है, तो ये कहते हैं कि 6 इंटू 3 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ, या फिर माइनस ऑफ कितना हो जाए 2 इंटू पॉइंट ऑफ बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाए 0। जहां से कितना हुआ 6, 3 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया। 3 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। मतलब ये है, तो मेरे पास कैसा है, ये डाउनवर्ड ऑफ डायरेक्शंस पे ही अप्लाई होगा। तो डाउनवर्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी ये तो हो नहीं सकता, कहीं पर भी ऐसा हम थोड़ी कि अप्लाई कर सकते हैं। डाउनवर्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि x की वैल्यू ऑफ 2 है, तो अगर इधर से 2 है तो इधर से कितना होगा 1 होगा। डाउनवर्ड एट पॉइंट सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 1 मीटर, नहीं सी ऑफ पॉइंट इसको कंसीडर वो कर रहा है, डाउनवर्ड तो है बट 1 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ऑफ बचा कौन सा, डी है। डाउनवर्ड एट पॉइंट डी सच दैट बी से डी तक की डिस्टेंस ऑफ कितना है 1 मीटर है। अगर ये 2 मीटर, अब अगर इसको डी वो कंसीडर कर रहा है तो ए से डी तक की डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो बी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। ए राइट ट्रायंगुलर प्लेट ए बी सी ऑफ मास स्मॉल m is fixed to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis through A
एक फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो ए से है, ईच सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग सच दैट द साइड ए बी इज हॉरिजॉन्टल, द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए। यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ये बोल रहा है, जबकि केसेस में एक रॉड ऑफ है ए और ये कैसा बी है, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग ऑफ सपोर्टेड है और यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल ऑफ सपोर्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना ऑफ मेरे पास लगेगा नॉर्मल रिएक्शन से। अब मेरे पास कैसा है क्या बोला है, इट इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग सच दैट ए साइड ए बी इज हॉरिजॉन्टल, द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए। यहाँ पे कितना ऑफ रिएक्शन फोर्सेस होगा इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर स्ट्रिंग ऑफ इस तरह से है तो स्ट्रिंग पे एक टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे लग रहा होगा बी वाले पॉइंट पे, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इस साइड लग रहा होगा। और दूसरी चीज ऑफ अगर बात की जाए कि ये लेंथ ऑफ मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी हमारे पास एल है, और ए से सी तक की भी लेंथ ऑफ मेरे पास कितनी है, एल है, इस तरह से। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये चीज मालूम पड़ रही है कि टी प्लस ऑफ एन की जो वैल्यू है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से बॉडी का वेट ऑफ कितना हो जाएगा mg नीचे साइड, तो t प्लस एन की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होनी चाहिए, mg। और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ टॉर्क भी कितना होना चाहिए, 0। तो मैं किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ बी पे टॉर्क को कंसीडर करता हूं, तो जिससे टेंशन के कारण पॉइंट ऑफ बी पे 0 टॉर्क लगेगा, क्योंकि कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाला फोर्स उस पर कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अब दो फोर्सेस है, एक mg और एक कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। आपको ये मालूम है कि B से लेके इस सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होगी इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l/3, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अगर ये हाइट l है ये होगी l/3। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह से अगर कोई भी ऑफ सरफेस होता है और अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है यहाँ से ग्राउंड से इस पॉइंट तक जो है वो कितनी है, h/3 है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सो कम है, अगर मैं इसे x एक्सिस लूँ ये 2l/3 होगा और इधर से l/3, और इस वाले ऑफ में देखूँ तो इधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़्यादा है और इधर कम है, तो इधर l/3 और इस साइड कौन सी लेंथ होगी, 2l/3 हो जाएगी। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, तो अब अगर मैं देखूं तो mg डाउन साइड है और नॉर्मल रिएक्शन अप साइड है, दोनों मतलब कैसे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं टॉर्क, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो सबसे पहले ऑफ मैं देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कैसा है, अप साइड है, और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, एल है। उसी तरह से अगर बात की जाए किसकी, इस वाले की, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ अपोजिट और टॉर्क की वैल्यू ऑफ 0 है, तो हमारे पास कितना होगा, सिंपल ऑफ ये दूसरे साइड चला जाएगा, ये mg हुआ, और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि mg ऑफ कुछ इसी तरह से पास कर रहा होगा, ये कितना हुआ 2l/3, जहाँ से l क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 2mg/ऑफ कितना हो जाएगा, 3। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है हमारे पास। तो जो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका बी वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ ए बीम बैलेंस ऑन अननोन मास स्मॉल m is balanced by two known mass m is balanced by two known masses 16 kg and 4 kg as shown। मतलब एक अननोन मास है m, इसको दो नोन मासेस के थ्रू बैलेंस किया गया, पहले वाले में 16 kg और दूसरे वाले में 4 kg। तो ये पूछा इस स्मॉल m की वैल्यू कितना है। अगर बैलेंस है तो इस पॉइंट पे दोनों के टॉर्क की वैल्यू ऑफ कितना होगा, मुझे 0 होगा। तो अगर पहले वाले डायग्राम में देखूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरे पास, L1 इज इक्वल टू दूसरे साइड का फोर्स ऑफ कितना है, m, और इसका वेट ऑफ कितना है, g भी है ना, फोर्स मास इनटू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो एक्चुअल में वेट लेना है तो ये कितना हो गया, 16g इंटू कितना हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू mg इंटू कितना हो गया मेरे पास, L2,
और दूसरे वाले में कितना हो गया m इंटू कितना हो गया L1 और ये mg होगा, फोर्स की वैल्यू ऑफ mg हुआ। दूसरा कितना हुआ 4g इंटू कितना हो गया L2 हो गया। अब अगर ये हुआ तो देखिए यहाँ से g और g कैंसिल और ये g और g क्या हो गया कैंसिल। 16 इंटू L इज इक्वल टू m इंटू कितना हुआ L2 और यहाँ पे कितना हुआ m इंटू L इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू L2। ठीक, अब किसी भी एक इक्वेशन को मैं उठाता हूं, यहां से L1 और L2 में रिलेशन निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास यहां से कितना हुआ L1 बाय ऑफ L2 इज इक्वल टू कितना हो गया m बाय ऑफ 16 और इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करिए तो आपके पास ये मिलेगा m इज इक्वल टू 4 इंटू L2 बाय ऑफ कितना हुआ L1। तो L2 बाय ऑफ L1 की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी होगी आपके पास 16 बाय ऑफ m हो जाएगा। तो इधर आएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 64 जहां से आपको मिला m की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इधर आएगा m का स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट 64 किसकी वैल्यू होती है 8 की। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड बी एंड मास कैपिटल M रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस एट ए पॉइंट एट ए हाइट 3b by 4 above the base. What should be the coefficient of friction mu between cube and table so that it will tip about an edge before it starts slipping? तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मेरे पास कैसा एक यूनिफॉर्म ऑफ क्यूब है जिसके सभी साइड्स की वैल्यू ऑफ बी है, मास कैपिटल एम है, रेस्ट है हॉरिजॉन्टल टेबल पे और उस पे क्या एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई हो रहा है नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस, कोई भी एक फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। एट ऑफ पॉइंट कहाँ पे 3b by ऑफ 4 में एबव द बेस से। व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू कितनी हो क्यूब और टेबल के बीच में कि ये मेरे पास क्या कर जाए टिप कर जाए अबाउट एन एज, अपनी इस एज पे ये क्या कर जाए टिप कर जाए स्लाइड करने के पहले। किसके पहले? स्लाइड करने के पहले। तो अगर बॉडी में कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आपको ये मालूम है कि ये मेरे पास क्या है फोर्स है जिसकी वैल्यू ऑफ यहाँ से कितनी है 3b by ऑफ 4 है और यहाँ पर से अगर मेरे पास फोर्स अप्लाई हो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस तो इसके इक्वल और कैसा होगा मेरे पास अपोजिट, तब तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। लेकिन ये अगर सेंटर ऑफ मास से देखे तो ये कुछ ना कुछ हाइट पे होगा। तो ये बॉडी मेरे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है लेकिन अभी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अगर मुझे ये मालूम है अगर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट किया तो उस वाली केसेस में जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू होती है वो म्यू इंटू एन है। अगर फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू इफ एफ इज लेस देन ऑफ म्यू इंटू एन हो गया तो अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होती है? फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होती है। तो यहां से मुझे मालूम है कि ये वाली केसेस ऐसी होगी। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो बॉडी का वेट भी तो लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में mg और ये रोटेशन ऑफ कर जाए तो मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन सबसे आखिरी वाले पॉइंट से क्या करना स्टार्ट कर जाए पास करना स्टार्ट कर जाए। तो मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे टॉर्क में लगाया, ये पॉइंट ऑफ O है। अगर मेरे पास ये बॉडी ऑफ रोटेट करने के लिए जस्ट रेडी है तो समेशन ऑफ टॉर्क एट O पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो भी इससे पास करने वाला ऑफ फोर्स होगा वो 0 ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इसके परपेंडिकुलर जितने भी होंगे वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो जो भी क्लॉकवाइज होगा उसे मैं एक साइड लूंगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे उसे एक साइड लूंगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्सेस तो दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर मतलब सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। तो ये टॉर्क कितना क्रिएट करेंगे 0। एक ही फोर्स है, एक एफ है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कितना है 3/4 और दूसरा है इसके अपोजिट डायरेक्शन पे। देखिए मेरे पास फोर्स कैसा है क्लॉकवाइज वाले में और mg कैसा है एंटी क्लॉकवाइज वाले में। ये कितना हुआ mg
और सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की, वो b बाई ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये वैल्यू ऑफ कितनी हो गई आपके पास, b बाई ऑफ 2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, b बाई ऑफ 2 हो गया। तो अब अगर मैं इसे कैंसिल किया तो ये 2 हो गया, और b से क्या हो गया, b कैंसिल आउट हो गया। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो कितना आ गया, 2 mg बाय ऑफ 3, कितना हो गया, 2 mg बाय ऑफ 3 हो गया। ये अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू है। इतनी ही वैल्यू किसकी है मेरे पास, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की है, क्योंकि मेरे पास बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है। तो अगर स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन है तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर ये चीज है तो आपको ये मालूम है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू लेस देन ऑफ कितना है, म्यू इनटू कितना, एन है। अगर इस हिसाब से बात की जाए तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना हो गया, 2 mg अपॉन ऑफ कितना 3, और ये ग्रेटर देन ऑफ कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से कितना हो गया ये हमारे पास, ये म्यू की वैल्यू ऑफ म्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ, अभी भी बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स की वैल्यू 0 हुआ, तो नॉर्मल की वैल्यू ऑफ mg के कितनी हो गई, इक्वल हो गई। तो नॉर्मल की वैल्यू ऑफ mg के इक्वल हुआ, m और m क्या हो गया कैंसिल, g और g भी क्या हो गया कैंसिल। तो म्यू इज ग्रेटर देन ऑफ कितना है मेरे पास, 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हुआ, ए वाला हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 24 का हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 24 का, ए वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 में क्या बोल रहा है, ए होमोजीनियस क्यूबिकल ब्रिक लाइफ मोशनलेस ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस, द हाफ ऑफ द ब्रिक विच अप्लाइज ग्रेटर प्रेशर ऑन द प्लेन। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक मोशनलेस ऑफ में एक ब्रिक इस तरह से रखा हुआ है, तो हाईएस्ट ऑफ प्रेशर किस साइड लग रहा होगा, लेफ्ट हाफ में, राइट हाफ में, बोथ अप्लाई इक्वल ऑफ प्रेशर। The answer depend upon the coefficient of friction। अगर ये बॉडी ऑफ मोशंस नहीं कर रहा है तो आपको मालूम है कि इसके सेंटर ऑफ मास पे मेरे पास इस प्लेन की डायरेक्शन पे मेरे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेट ऑफ ग्रेविटी के कारण लग रहा होगा mg cos थीटा, एक ऑफ फोर्स इस साइड लग रहा होगा mg sin थीटा। और अगर बॉडी में फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस सिर्फ इसको मोशन करने से अपोज कर पाएगा, इसके लिए टोटल जब भी ये करेगा तो वो इस साइड से करेगा, तो इसके लेफ्ट हाफ में धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, और इसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब वो कौन सा हाफ होगा, लेफ्ट हाफ होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया था, ए हो गया था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सेलरेशन ए वाले में क्या है, एक्सेलरेशन, ए साइक्लिस्ट ऑलवेज बेंड इनवर्ड व्हाइल निगोटिएटिंग ए कर्व, ठीक है, ये भी सही है। मतलब एक साइक्लिस्ट हमेशा वो इनवर्ड की डायरेक्शन में मूव करता है जब भी वो कर्व पाथ में चलता है। दूसरा, ए बेंडिंग ही लोअर्स हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीज स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी है कि मतलब वो बेंड ऑफ जब करता है तो उसके कैसा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कैसा, लोअर साइड ऑफ लगना स्टार्ट करता है। जैसे वो ये कह रहा है कि इस तरह से ऑफ साइक्लिस्ट है तो इस पे ऑफ एक mg ऑफ लग रहा होगा, तो वो कुछ इस तरह से ऑफ लगना स्टार्ट हुआ, तो एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में कुछ लगना स्टार्ट हुआ। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, लेकिन इस वाले केसेस में साइक्लिस्ट ऑफ अंदर की डायरेक्शन पे जो मुड़ रहा होता है उसके पीछे ये ग्रेविटी का ऑफ रीजन नहीं होता, एक्चुअल में उसके पीछे का रीजन होता है कि वो सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स को क्या करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है। तो अगर सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स को मैनेज करना चाहता है तो इस हिसाब से ए जो है और बी जो है दोनों करेक्ट तो है, लेकिन जो बी वाला है या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट होगा मेरे पास, बी वाला होगा, जिसमें ए और बी दोनों सही है, मतलब एक्सेलरेशन और रीजन दोनों ट्रू है। बट मेरे पास इस वाली केसेस में जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरे पास नहीं है, किसका, पॉइंट ऑफ ए वाले का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सॉलिड कोन
हैंग्स फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस पिवोटेड एट द ओरिजिन ओ पे, ऐसा पिवोटेड ओप है और यहाँ पे फिक्स है एज सोन फिगर, आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर एंड ए बी एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एफ अप्लाइड टू द रिम ऑफ द कोन एट द पॉइंट पी, मतलब उसके किसी भी पॉइंट पी को वो मेंशन किया हुआ है, वहां पे कितना फोर्स, कौन सा फोर्स अप्लाई किया जाए जिससे रिजल्टेंट इन टॉर्क ऑन द कोन विथ अ नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ टाउ जेड। तो वो ये बोल रहा है कि उस पे जो अप्लाइड ऑफ टॉर्क है वो नेगेटिव ऑफ जेड की डायरेक्शन में हो जाए, कौन सा फोर्स अप्लाई किया जाए। तो फोर्स ऑफ अगर नेगेटिव डायरेक्शन मतलब मेरे पास टॉर्क की डायरेक्शन ऑफ कैसा हो रहा हो, ऊपर की डायरेक्शन पे, तो कैसा जा रहा हो, नीचे हो, या फिर मेरे पास आई की जगह पे माइनस ऑफ हो और के की जगह पे मेरे पास कैसा मतलब जे की जगह पे माइनस ऑफ जे हो, ऐसा कोई केसेस ऑफ वो कह रहा है कि एक्चुअल में वो भी कौन सा, सॉरी, द कोन विथ ए नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ टाउ जेड, वो नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो टॉर्क है वो टाउ एक्स प्लस ऑफ टाउ वाई और प्लस ऑफ टाउ जेड में से जेड वाला कंपोनेंट कौन से वाले में निगेटिव होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अप्लाई करने की नहीं, ये पहला क्वेश्चन है जहां पे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ऑफ क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ गिवन है आपके पास, तो आपको मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ कितना होता है, एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू पहले वाले में कितना है आपके पास, सबसे फर्स्ट वाले पे देखिए कितना हुआ, बी जे कैप प्लस सॉरी माइनस ऑफ सी के कैप, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए के कैप से। तो देखिए पहली बात, यहाँ पे जेड वाला कंपोनेंट के कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। सिमिलर ऑफ अगर मैं इस वाले में बात करूं तो ये वाले में भी के कैप है और ये वाले में भी के कैप है, तो इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कितना हो जाएगा, 0। अगर आप इस पे भी लिखेंगे तो के कैप और के कैप वाला जेड वाला ही कंपोनेंट तो के वाला कैप देता है, तो जेड कंपोनेंट तो 0 हो गया, लेकिन इस पे कुछ अलग सा दिख सकता है। तीसरे वाले के हिसाब से अगर आप देखिए तो टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ कौन सा हुआ, एफ वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ बी आई कैप प्लस ऑफ 0 जे कैप माइनस ऑफ सी कैप, और मेरे पास ये कितना हुआ, क्रॉस ऑफ ए जे कैप हो गया, जहां से वैल्यू ऑफ देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, के कैप आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप आएगा, बट माइनस बी इंटू ए के कैप होगा, और ये 0 इंटू कितना हुआ, जे हुआ, तो ये तो 0 ही होगा, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, माइनस आई कैप, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ सी ए आई कैप। तो जेड वाला कंपोनेंट अगर किसी पे निगेटिव आया है तो वो तीसरे वाले ऑप्शन पे है, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A rod is hinged at its center and rotated by applying a constant force starting from rest. कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। The power developed by the external torque as function of time. एक रॉड है जो हिंज है कहाँ पे, उसके सेंटर ऑफ पॉइंट पे इस तरह से कहीं पर है, ठीक। एंड रोटेट बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट टॉर्क, एक कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये क्या करना स्टार्ट कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ऑफ रेस्ट से। द पावर डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क, इस एक्सटर्नल टॉर्क के थ्रू पावर कितनी डेवलप हो रही होगी मुझे ये बताना होगा, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्मेट में। तो पहले तो आपको ये मालूम है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू कितना होता है मेरे पास, अगर रोटेशंस के फॉर्मेट में देखूं तो मेरे पास दो तरह से दिखता है, टॉर्क इनटू कितना होता है, फोर्स इनटू एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ होता है, और एक कौन सा होता है मेरे पास सॉरी। तो यहां से क्या होगा कि पावर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ, टॉर्क डॉट ऑफ ओमेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो कि आप पावर के लिए कितना लिखते थे, एक फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिखते थे, तो बस फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, एंगुलर ऑफ फोर्स टॉर्क, और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये भी पावर ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर ये पावर हुआ तो मैं इस वाले में क्या कर सकता हूं कि मेरे पास यहां पर से क्या करता हूं कि मुझे टाइम के फॉर्मेट में चाहिए, तो टाइम का डिवीजन और टाइम का क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ऑफ टाइम, मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंजिंग ऑफ
सॉरी, हाँ, ओमेगा अपॉन ऑफ टी की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अल्फा डॉट ऑफ टी, अगर टॉर्क फोर्स कांस्टेंट है तो ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ये दो क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट है, मतलब पावर इज इक्वल टू ऑफ कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट सी इनटू टाइम, मतलब p और t के बीच का जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेट में, तो ये पूरे फॉर्मेट में स्लोप जरूर है, इस वाले पॉइंट पे मेरे पास स्लोप एक्सपोनेंशियल है, मतलब यहाँ पे इसके स्क्वायर ऑफ फॉर्मेट चलना था टाइम का, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि स्लोप ही जीरो है मेरे पास, मतलब p इज इक्वल टू जीरो, जो एक वैल्यू मिल गई वही ऑफ फॉर्मेट है। सिर्फ ये ऑफ ग्राफ है जहां पे इसके स्लोप की वैल्यूएशन स्लोप कैसे बता रहा है, कांस्टेंट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया इसका, बी वाला हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ऑफ कितना हो गया इसका, बी हो गया। या फिर आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई भारी चीज नहीं है, चेंजिंग ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टाउ डॉट ऑफ कितना कर सकते हैं आप यहाँ पे डी बाई ऑफ डी टी, और ये कितना हो गया डब्ल्यू। तो चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ टाइम आपको चाहिए, तो टाउ ये कितना हो गया डी डब्ल्यू बाई ऑफ डी टी ऑफ हो गया। तो चेंजिंग ऑफ पावर मेरे पास कैसा आ रहा है, डी पी बाई ऑफ डी टी, ये कितना हो गया टाउ डॉट ऑफ कितना हो गया चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अल्फा हो गया। ये भी अप्रोच आप अप्लाई कर सकते थे। ये वैल्यू ऑफ टॉर्क और एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब हर टाइम पे वो सेम रहेगा। तो स्लोप हर पॉइंट पे सेम कैसा है, इस पे तो स्लोप की वैल्यू कितना हो गया जीरो, इस पे एक्सपोनेंशियल है और इस पे भी ऑफ मेरे पास एक्सपोनेंशियली ऑफ डीके वाला फॉर्मेट ऐसा कांस्टेंट ऑफ जा रहा है। सिर्फ एक ही फॉर्मेट है जहां पे कांस्टेंट जा रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, बी है। मन है तो आप इस अप्रोच से चले जाओ, मन है तो आप इस अप्रोच से चले जाओ, दोनों अप्रोचेस करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पुली इज हिंज्ड एट द सेंटर एंड ए मासलेस थ्रेड इज wrapped around it. The thread is pulled with a constant force capital F starting from rest as the time increases, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक पुली है जो सेंटर से हिंज है और मासलेस थ्रेड है, कैसा है मेरे पास मासलेस थ्रेड जो उस पे रैप्ड है ऐसे वाली केसेस में, अराउंड इट द थ्रेड इज पुल्ड विथ कांस्टेंट फोर्स F स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है और एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है एज द टाइम इंक्रीजेस। अब टाइम की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, इंक्रीज होते चली जा रही है। तो अगर टाइम के साथ ऑफ वाले में उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। कंफर्म बात है कि अगर मेरे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो भी कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल ऑफ फोर्स बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। और अगर बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये मेरे पास जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ये कैसी मिलेगी, कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगी, या फिर ये कहेंगे कि हमारे पास कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। बट फोर्स ऑन हिंज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स की भी वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स, हिंज कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे, तो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही होगी। दूसरा कैसा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम, नहीं एंगुलर वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गए वाले में, बी वाले में। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑन हिंज इंक्रीजेस, एकदम एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी लेकिन फोर्स इंक्रीज होगा ऐसा ऑफ हमारे पास नहीं होगा। क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन हिंज इंक्रीजेस, नहीं फोर्स कांस्टेंट है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से अप्लाई हो रहा है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम, सेम ही नहीं हो सकता। तो ले दे के बचाओ ऑप्शन ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लाई व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है उसकी कितनी, 0.4 kg मीटर स्क्वायर डिक्रीजेस फ्रॉम 30 to 20 kg मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लाई व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने से, 32 लेके कहाँ तक जा रहा है, 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, इन अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास 2 सेकेंड है।
द एवरेज टॉर्क एक्टिंग ऑन फ्लाईव्हील ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो एवरेज टॉर्क की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही मेरे पास निकल के आएगा कौन सा, एवरेज टॉर्क। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से 30 माइनस ऑफ 20 अपॉन ऑफ टाइम की वैल्यू 2, तो ये 10 बाई ऑफ 2 हो गया, तो मतलब ये 5 न्यूटन मीटर का ऑफ मेरे पास टॉर्क अप्लाई होगा। तो डायरेक्ट ऑफ क्वेश्चन ये इजी है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया हमारे पास, सी वाला हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।